हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद जीएस कश्यप। आज 13 जनवरी है और आज हम 13 जनवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू। सबसे पहले हम 13 जनवरी का इतिहास जान लेते हैं। तो आज के ही दिन 1818 में उदयपुर के जो राणा थे उन्होंने शांति समझौता किया था ब्रिटिश के साथ। और उन्होंने जो ये लड़ाई थी आपकी मेवाड़ की लड़ाई, मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये समझौता किया था। उसके अलावा जो आपका चिल्ला वाला फेमस जो आपका बैटल है यानी लड़ाई है वो आज के ही दिन शुरू हुई थी और ये आपकी एंग्लो सिख वार के अंतर्गत ये लड़ाई लड़ी गई थी। उसके अलावा 1948 में आपके जो महात्मा गांधी थे इन्होंने आज के दिन ही आमरण अनशन शुरू किया था हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए। उसके अलावा 1949 में भारत के जो पहले स्पेस टूरिस्ट हैं आपके राकेश शर्मा, इनका जन्म आज के ही दिन हुआ था। और ये पहले मतलब भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री हैं जो स्पेस में गए थे, जिसमें यूएसएसआर का इन्होंने व्हीकल यूज किया था। और ये आपके इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे, विंग कमांडर थे आपके एयरफोर्स में। ये प्रश्न थे जो हमने कवर किए। हम पहला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने दिसंबर 2025 तक पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस हैं आपके 10%, 20%, 25% या फिर 30%। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी 20% इन्होंने जो इसका सम्मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल को 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। और अभी 2022 में आपका इथेनॉल का सम्मिश्रण है आपका 10.17% हो गया है, जो कि 2013-14 में आपका 1.53% था। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है आपके IMF, WEF, वर्ल्ड बैंक या फिर जर्मन वॉच। का सही आंसर है आपका WEF यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच WEF ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 इसका 18वां संस्करण अभी प्रकाशित किया है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो व्यापार, सरकार, समाज में जोखिम विशेषज्ञों और विश्व के लीडर्स के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। इस रिपोर्ट में कॉस्ट ऑफ लिविंग को दुनिया के सामने सबसे बड़ा अल्पकालिक खतरा बताया है, जबकि जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा दीर्घकालिक खतरा करार दिया गया है। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना आपकी 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलोन जेनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। ये जो संस्थान है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये अन्य रिपोर्ट भी जारी करता है जैसे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक या फिर मानव पूंजी रिपोर्ट। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल जो रिपोर्ट है आपकी ये भी पब्लिश की जाती है WEF के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम है किस देश ने बनाया है? ऑप्शंस हैं आपके USA, रसिया, इजराइल या फिर चाइना। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए US यानी अमेरिका ने इसको बनाया है। तो हाल ही में व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को अपना पैट्रियट जो आपका डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो देगा, जिससे आपका यूक्रेन है आपका रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर सकता है। इसकी जो सिस्टम आपका दिखाया गया है, इसकी रेंज 150 किलोमीटर है और यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। भारत के पास भी एक ऐसी मिसाइल प्रणाली है, कोई मुझे उसका नाम बता सकता है? S-400 नाम है। आपको ये बताना है ये हमने कहाँ से खरीदी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसको आंसर कर दीजिए आप। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कहाँ शुरू किया गया है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन से आप देख लीजिए। पहले तो विशाखापट्टनम, कोचीन, वाराणसी या फिर हल्दिया। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी वाराणसी से इसको शुरू किया गया है। तो दुनिया की सबसे लंबी यात्रा पर निकलने वाले रिवर क्रूज नाम है इसका गंगा विलास। नाम को याद रखिए। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है ये क्रूज है आपका गंगा विलास नाम दिया गया है इसको। ये 52 दिन में लगभग आपकी 3200 किलोमीटर की दूरी तय करके डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? असम में है। तो वहां पर पहुंचने वाला है और ये रास्ते में लगभग आपका 50 सिटी को कवर करेगा। और ये आपका यात्रा का जो रूट है वाराणसी से गाजीपुर, गाजीपुर होते हुए बक्सर, बक्सर से पटना, मुंगेर, भागलपुर की सुल्तानपुर,
बंगाल और बांग्लादेश से होते हुए डिब्रूगढ़ तक होगा, यानी बांग्लादेश में भी ये एंटर करेगा। क्रूज, इस क्रूज में बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। इसमें ओपन स्पेस, बालकनी, 40 सीटर रेस्टोरेंट रूम, स्टडी रूम, एसी एंटरटेनमेंट रूम, स्पा सुविधा युक्त सैलून और 3 संडेक हैं। इसके अलावा इसमें संगीत, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है। कुल मिला के ये लग्जरी आपकी जो जर्नी है ये होने वाली है। इसका थोड़ा सा हालांकि किराया थोड़ा सा भी महंगा है, आने वाले दिनों में हो सकता है ये थोड़ा सा सस्ता हो जाए। तो ये आपका जो नाम है इसका याद रखिएगा, गंगा विलास। अगला प्रश्न है आपका, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य से संबंधित है? ये चर्चा में बने रह जाते हैं कभी कभी। अब इस पर ऑप्शन है इसके मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। प्रश्न का सही आंसर है मेघालय, यानी मेघालय से रिलेटेड है आपके लिविंग रूट ब्रिज। आपको जो फोटो में दिख रहे हैं ये नदी के ऊपर जो दोनों तरफ ये पेड़ की जड़ें मिला करके ये रूट ब्रिज बना दिया गया है। और जब कभी पानी का उफान जब ज्यादा होता है, नदी में बाढ़ आ जाती है, तो इन रूट का यूज करते हैं हम। तो लिविंग जो रूट ब्रिज है मेघालय के सबसे खूबसूरत मूर्त विरासत स्थलों में से एक है, यानी ये टेंजिबल आपकी हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। इन स्थलों को हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है, यानी जो टेंटेटिव लिस्ट है इसमें इसको जोड़ा गया है। ये पुल आपस में जुड़ी हुई जड़ों द्वारा बने होते हैं जिन्हें स्थानीय निवासियों द्वारा बनाया जाता है। मतलब ये मानव निर्मित आपके होते हैं, मतलब नेचुरल और मानव दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन है। हम उन जड़ों को एक रूप मतलब उसको डायरेक्शन दे देते हैं और फिर ये अपने आप में फॉर्म कर लेते हैं। इनको बनाने में खासी और जयंतिया जो जनजाति है इसका विशेष रोल है इसमें। इसके अलावा एक गारो भी जो आपकी जनजाति मेघालय में निवास करती है, लेकिन इस रूट ब्रिज को बनाने में आपकी खासी और जयंतिया का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शंस आपके देख लेते हैं। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक या फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। तो हाल ही में विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2023 जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, यानी भारत की विकास दर सबसे ज्यादा रहने वाली है, चूंकि पूरे विश्व में स्लो डाउन चल रहा है। इसके अनुसार 2023 की जो वैश्विक विकास दर है वो 1.7% मतलब इसका अनुमान लगाया गया है, जबकि भारत की विकास दर का जो अनुमान है वो 6.6% है। यहाँ तक कि चाइना की जो विकास दर है वो 5.5 के लगभग है। तो हमारी जो भारत की विकास दर है वो सबसे ज्यादा बताई गई है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है आपका, नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किसने किया है? यानी डस्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। ऑप्शन है आपके CMPDIL, DPIIT, DRDO या BHEL। सही आंसर है आपका CMPDIL। देखिए इसका पूरा नाम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो इसका जो पूरा नाम है आपका सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ठीक है, ये आपका रांची में स्थित है ये इंस्टीट्यूट। इसने नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया है और इसी टेक्नोलॉजी को अभी दिसंबर 2022 में पेटेंट मिला है। यह जो टेक्नोलॉजी है फ्यूजिटिव डस्ट कंट्रोल के लिए विंड ब्रेक और वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम यानी इसको BGS कहा जाता है। इसका सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन है और जहां भी आपका काम करने वाले एरियाज होते हैं जहां पर ये धूल ज़्यादा उड़ती है वहां पर ये सिस्टम यूज करके उसकी धूल को कम किया जा सकता है। जो CMPDIL है आपकी, ये कोल इंडिया की लिमिटेड सहायक कंपनी है और भारत की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, जिसका गठन 1975 में किया गया था। इसका जो प्रस्ताव है वो 1973 में लाया गया था, लेकिन इसका गठन 1975 में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, दीपोर बील रामसर साइट है भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं इसके, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर असम। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका असम, ये असम में स्थित है। हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो हाल ही में गुवाहाटी वन्यजीव प्रभाग द्वारा असम के दीपोर बील जो रामसर साइट है इसमें पक्षी सर्वेक्षण कराया गया, यानी बर्ड काउंटिंग कराई गई है, जिसमें
जिसमें पक्षियों की कुल 96 प्रजातियां पाई गई हैं। भारत में वर्तमान समय में आपकी 75 आर्द्रभूमि या रामसर साइट्स हैं। रामसर जो कन्वेंशन है 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में आयोजित किया गया था। यह विश्व में उपलब्ध आर्द्रभूमियों को चिन्हित करता है एवं उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। भारत 1 फरवरी 1982 को इसमें शामिल हुआ था। विश्व जो आर्द्रभूमि दिवस है 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी को ही इसका कन्वेंशन हुआ था 1971 ईरान में। अगला प्रश्न है आपका, जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया है? ऑप्शन हैं इसके जबलपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद या वाराणसी। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो हाल ही में नई दिल्ली में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। यह इसका 11वां संस्करण था और इसको हरदीप सिंह पुरी ने संबोधित किया है। इसका उद्देश्य नवीनमेशिकों यानी जो आपके इनोवेटर्स होते हैं इनको अवसर प्रदान करना और भविष्य हेतु स्वच्छ और हरित ऊर्जा समाधानों का प्रचार करना है। मतलब जो आपके रिन्यूएबल सोर्सेस हैं और उसकी एनर्जी को बढ़ाना है, उसका प्रचार करना है। इसकी जो थीम रखी गई है एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशन फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। इसकी जो थीम रखी गई है मतलब कल के लिए हम जो सतत जो आपके सतत ऊर्जा है उसका कोई सॉल्यूशन लेके आए, इसका विषय रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, सदस्यता के लिए निरर्ताएं संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 103 या फिर अनुच्छेद 104। इस प्रश्न का सही आंसर है आर्टिकल 102 यानी अनुच्छेद 102 में ये बताया। तो देखिए अब सदस्य की जो निरर्ताएं हैं आपकी आर्टिकल 102 में दी गई हैं। ये सारे क्लॉज है जो उसमें जोड़े गए हैं। यानी कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने या होने के लिए अयोग्य होगा, यानी उसके लिए जो आपका इनएलिजिबल होगा। क्यों, कब होगा? यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत लाभ का पदधारण करता है तो वो योग्य नहीं होगा। उसके अलावा यदि वह पागल है या न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है, या यदि वह अनुमोचित दिवालियापन है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या फिर स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता को स्वीकार कर लिया है, या फिर संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन इस प्रकार वो निर्धारित कर दिया जाता है। यानी अगर ये सारे जो 5 आपके पॉइंट दिए गए हैं, अगर इसमें से कोई भी उस पर फॉलो होते हैं, उस पर अगर लागू होते हैं तो उस जो आपका सदस्य है उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा 10वीं अनुसूची के तहत संसद के किसी भी सदन के सदस्य होने के लिए अयोग्य होंगे। यानी अगर दल बदल का जो रूल है, अगर एक दल से दूसरे दल में जाते हैं बिना पार्टी के परमिशन के या बहुत सारे इसमें रूल है उसके अकॉर्डिंग, तो भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। बाकी के हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अनुच्छेद जो 101 है सदन के स्थानों का रिक्त होना 101 में बताया गया है। उसके अलावा 103 है आपका सदस्यों की निरर्ताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय, यानी कौन सा सदस्य आपका डिस्क्वालीफाई होगा इसका जो निश्चय है वो आपका संसद करेगी, और ये 103 में बताया गया है। उसके अलावा अनुच्छेद जो 104 है इसमें अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या फिर अर्हित न होते हुए निरारित किए जाने पर सदन में बैठने पर और मत देने के लिए शास्ति, यानी अगर आप 99 के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं है और फिर भी आप जबरदस्ती सदन में बैठते हैं, वोटिंग करते हैं, तो आपको इसका दोषी माना जाएगा और उल्लंघन करने के लिए आपको 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है, जो कि भारत सरकार के खजाने में जमा होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने कवर किए। अभी हम 1 लाइनर देख लेते हैं। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने नए मानदंडों के अनुसार 1 जनवरी 2023 से निर्माताओं को छत के पंखों पर स्टार लेबलिंग करनी होगी। यानी जो आपके पंखे निर्माता हैं, फैन निर्माता हैं, सीलिंग फैन के, उनको स्टार लेबलिंग करनी होगी। उससे क्या होता है कि जो आपका जो पंखा है वो कितना एफिशिएंट है। जैसे आपका फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, इन पे स्टार आता है 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, यानी जितने ज्यादा स्टार होंगे वो उतनी ही एनर्जी को कंजप्शन कम करेगा। तो इसलिए अभी भारत सरकार ने मतलब जो आपको उसका एक मंत्रालय है, इसका जो विभाग है आपका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE, ब्यूरो ऑफ एफिशिएंट एनर्जी, तो इन्होंने ये लागू कर दिया और 1 जनवरी से जो भी नए पंखे बनेंगे उन पर ये स्टार लेबलिंग करनी पड़ेगी। ऊर्जा संरक्षण जो अधिनियम है 2001 में आया था। उसके अलावा दिसंबर 2022 में खुदरा जो मुद्रास्फीति है 1 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गई है, और कितनी हो गई है 5.72% हो गई है, जो नवंबर 2022 में आपकी कितनी थी 5.8% थी। उसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड का फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज
कमला देवी को कोलकाता से कमीशन किया गया है और इसे गार्डियन रिच सी बिल्डर्स ने बनाया है। देखिए पेट्रोल बेस्ड जो बेसल होते हैं, ये गश्ती जहाज होते हैं आपके, इनसे फाइटिंग नहीं होती है, ये सिर्फ पेट्रोलिंग करते हैं। मतलब जो भारत की सीमाएं हैं, किसी भी देश की सीमाएं हैं, उनको पेट्रोलिंग करने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। उसके अलावा हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर और राउरकेला में पुरुषों के विश्व कप यानी जो हॉकी विश्व कप है, इसके लाइव प्रसारण के लिए हॉकीवर्स मेटावर्स को लॉन्च किया है। आपका जो ये मेटावर्स बनाया गया है और जो हॉकी का विश्व कप चल रहा है अभी वर्तमान में उड़ीसा में, इसका ये लाइव प्रसारण करेगा। प्रश्न थे जो हमने कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।